हाँ दोस्तों, आज ये जो लाइन है आपने ज़रूर पढ़ी होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक बार इन पंक्तियों पर फिर से गौर करिएगा। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आपके जीवन में गणित या गणितीय संख्याओं के बगैर आपका जीवन चलेगा या बनेगा या निर्भर होगा? इस पे ये श्रीनिवास रामानुजन जी का एक स्टेटमेंट है। गणित के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके आसपास सब कुछ गणित है, आपके आसपास सब कुछ नंबर है। आप विचार कीजिए, स्वभावतः आप यही पाएंगे, चाहे आप किसी भी दूसरे विषय में इंटरेस्ट रखते हो या न रखते हो। बहरहाल, आज इन पंक्तियों की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आज है राष्ट्रीय गणित दिवस। और ये जो राष्ट्रीय गणित दिवस है, ये प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 22 दिसंबर साफ साफ हाईलाइटेड है यहाँ पर। 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे, और ये मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस के अवसर पर इसमें बहुत सारी चीजें जानने की हैं। आज का ये जो टॉपिक है, इसमें न सिर्फ हम इस दिवस के बारे में जानेंगे कि ये कब से और क्यों मनाया जाना शुरू किया, बल्कि ये जो कैरेक्टर है, यानी कि ये जो रामानुजन जी हैं, इनके बारे में भी हम संपूर्ण जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ सेशन के अंत में इसी अध्याय से बनने वाला जो प्रश्न है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें एक प्रश्न ऐसा भी शामिल है जो वर्ष 2016 के यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे। तो हर एक एंगल से इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेक्चर के अंत तक आप बने रहिएगा। जब तक आप बने रहेंगे तब तक आपको महत्वपूर्ण चीजें इसमें मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है आपके प्रति। तो चलिए, अब यहां पर प्रश्न उठ जाता है कि भाई 22 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है गणित दिवस। इसका सीधा सा आंसर आपको इसी तस्वीर में छुपा हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जन्म दिवस है महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का। और जब भी कभी कोई कैरेक्टर ऐसा आता है जो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पर, यानी कि बौद्धिक संपदा को संपूर्ण विश्व पर हावी करता हुआ नजर आता है, तो निश्चित तौर से एक भारतीय होने के नाते हम सबका सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। और ये इस विषय में आज का जो टॉपिक है एक महानतम विषय हो सकता है आप सबके लिए। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं इनके ऊपर। चर्चा में क्यों है ये बात तो मैंने आपको बता ही दी। राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पे रखेंगे, कुछ स्टोरीज रखेंगे, शानदार चीजें रखेंगे। आप इनके नाम को जानते हैं, नाम है श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, ये क्या है? महान महान भारतीय गणितज्ञ, महान भारतीय गणितज्ञ है ये। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो 1887 में आज ही के दिन, यानी 22 दिसंबर को ही, आज ही के दिन 1887 में इनका जन्म तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। कहां पे हुआ? तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। और इसी वजह से इनके जन्मदिन को हम लोग मैथमेटिक्स डे के रूप में, नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। ये पॉइंट हो गया। अगर हम इनके पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें थोड़ी बहुत, क्योंकि अप टू द टॉपिक, हम अप टू द पॉइंट रहेंगे, कोई वैसी चीज हम नहीं बताने वाले हैं जो एकदम जादुई हो। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर वाइज अगर आप इसमें समझने का प्रयास कर रहे हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत कुछ है यहाँ सीखने के लिए। श्रीनिवास जी जो हैं ये एक अयंगर ब्राह्मण परिवार से थे। अगर इस हिसाब से देखें तो इनका नाम श्रीनिवास अयंगर रामानुजन है। ठीक है, अब आप अयंगर लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन के नाम से काफी फेमस है। तो ये अयंगर ब्राह्मण परिवार से हैं। इनके पिताजी, जिनका नाम था श्रीनिवास अयंगर, ये एक साधारण व्यक्तित्व थे और इनकी कपड़े की दुकान थी। माताजी जो इनकी हैं वो एक साधारण गृहिणी थी। पर जब हम यहाँ पर नाम ले रहे हैं किसी व्यक्तित्व का जो कि विश्व में अपने ज्ञान का लोहा मनवा चुका हो, तो ऐसे व्यक्ति के माता पिता के नाम के आगे अब साधारण लगाया जाना उचित नहीं होगा। मतलब हो सकता है कि इनकी पहचान से पहले ये एक साधारण व्यक्ति रहे हों इनके माता पिता, परंतु ये अब एक भाग्यशाली माता पिता हैं जिनसे एक शानदार संतान है इस भारत के लिए, जिनका नाम है रामानुजन। ठीक है, तो माता हैं कोमल ताम्मल। ठीक है, तो ये गृहिणी थी। ये तो इनके परिवार का छोटा सा परिचय हो गया। परिवार में एक व्यक्ति और भी जुड़ेगा जब इनका विवाह होगा,
हालांकि विवाह जो है इनका तकरीबन 22 वर्ष की आयु के जब ये थे तब इनका विवाह हुआ था, और जिससे विवाह हुआ था वो इनसे 10 वर्ष छोटी थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी पत्नी का तो बाल विवाह ही हुआ है। तो जो पत्नी है उनका नाम है जानकी अम्मल। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी है। मे भी यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन जाएं, ये एक अलग बात है, नहीं भी बनते हैं तो ये बेसिक जानकारी है, तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट बता दिया। इन सभी पॉइंट्स में एक बात और इम्पॉर्टेंट है, हम जैसे जैसे युगों में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम अपनी पढ़ाई में आधुनिक चीज़ों को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारा जो धार्मिक विचार है, धार्मिक प्रवृत्ति है, वो अपने से डिगना शुरू कर देती है। परंतु यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट होते हुए दिखता है। यदि अगर आप धर्म में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, आस्तिक हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अयंगर ब्राह्मण परिवार के हैं और इनके परिवार की कुल देवी जो हैं, जिनकी ये पूजा करते हैं, उन कुल देवी का नाम है नामगिरी देवी। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि ये इनके परिवार की इष्ट देवी हैं, यानी कुल देवी हैं। और जब इन्होंने गणित में काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कि अपना नाम कमाया, तो उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए वे ये बताते हैं कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है वो इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के कृपा से मिला है। देख सकते हैं आप, ये उनका कहा हुआ स्टेटमेंट है। मेरे लिए एक समीकरण का कोई मतलब नहीं जब तक कि यह भगवान के बारे में एक विचार व्यक्त नहीं करता। तो ये मतलब एक तरीके की काइंड ऑफ फिलॉसफी या फिर काइंड ऑफ थॉट्स के रूप में आप जान सकते हैं। हो सकता है कि एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कुछ चीज़ें आप निकाल पाएँ कि ऐसा वहाँ पर क्यों करा जा रहा है। जीएस पेपर 4 में आपको थोड़ी सी हेल्प रहेगा, में मिलेगी। ठीक है, तो मेरे लिए एक समीकरण का कोई मतलब नहीं जब तक कि वह भगवान के बारे में एक विचार व्यक्त नहीं करता है। ये तब कहा जा रहा है जब आप एक महान गणितज्ञ बन चुके हैं और विश्व में आपको पहचान मिल चुकी है। फिर आते हैं अपने टॉपिक पर कि राष्ट्रीय गणित दिवस आखिर इसका इतिहास क्या है और इसे मनाया जाना कितना उचित है और इन्हीं के नाम पर मनाया जाना कितना उचित है। इसके लिए हमें रामानुजन जी का जो करियर, यानी कि उनके कह सकते हैं कि जो करियर के हिसाब से जो उनका व्यक्तित्व रहा है या समय रहा है, उसको पहचानना हमें पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एक स्वशिक्षित गणितज्ञ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है। जनरली हम लोग किसी भी साइंस में या किसी भी प्रकार के दूसरे ज्ञान में जब अपने आप को पारंगत करते हुए पाते हैं, तो हम पाते हैं कि उसके पीछे हमारे कोई गुरु होते हैं। जैसे आप कहीं पीएचडी कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट पर, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, कुछ भी किसी भी तरीके से आर्ट, कल्चर, कुछ भी कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड एक कह सकते हैं कि सोसाइटी में या फिर एजुकेशनल सोसाइटी में एक हाई रैंक आपने गेन करी है, तो आप पीछे पलट के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन सब के पीछे कोई ना कोई गुरु आपके रहे हैं जो आपको सिखाते रहे हैं, मार्ग दिखाते रहे हैं और आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर ये शब्द ये प्रदर्शित करता है स्वशिक्षित गणितज्ञ का अर्थ यहाँ पर ये है कि ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको गणित की नॉलेज उस उम्र में थी जिस उम्र में लोग सही से बोल समझ भी नहीं पाते हैं। कहते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में, 11 से 13 वर्ष की उम्र के भीतर उन्होंने हायर एजुकेशंस की जो गणित के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हुआ करते थे उनको सॉल्व न सिर्फ कर लिया था, बल्कि उनकी प्रमेयों को पूर्णतः वो सिद्ध भी करते थे। और कई डिफरेंट तरीके से, इनका कहना था एक ही प्रश्न को हम कई प्रकार से, कई तरीकों से, और यहाँ तक कि 100 तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये तब उनका स्टेटमेंट आ रहा है जब ये 11 से 13 साल के हैं। तो ये वो उम्र है जिस समय उन्होंने अपनी उम्र से कई गुना आगे के जो, और इनफैक्ट जब ये छोटी उम्र के थे, क्योंकि ये ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो शुरुआत में कई सारे लोग इनसे मैथ्स के और इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछने आते थे। हाँ, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो ये है कि ये सिर्फ गणित में ही अच्छे थे। सबसे बड़ी बात ये है, ये गणित में सबसे अच्छे थे, ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये गणित में ही सबसे अच्छे थे, बाकी किसी में नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि शुरुआत में जिस स्कूल में ये पढ़ते थे, जैसे प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं, इनके जो माता पिता हैं, मैंने शुरुआत में आपको बताया कि ये एरोड में रहते थे, उसके बाद ये शिफ्ट हो गए थे कुंभकोणम में। कुंभकोणम में इनकी प्राथमिक एजुकेशन हुई है, और यहाँ के स्कूल में जब वो पढ़ते थे तो गणित को छोड़ करके किसी में पास ही नहीं होते थे, और गणित में पूरे में से पूरे नंबर लाते थे। तो ये उनका एक सबसे शानदार व्यक्तित्व रहा। हालांकि इसके चलते उन्हें कई बार परेशानी का भी सामना उठाना पड़ा, और स्कूल्स में जो है थोड़ा उस तरीके की जो रेपुटेशन है वो नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। बहरहाल वर्ष 1910 का समय आता है, और ये वो समय है जिस समय आप देखिए 1909 में इनका विवाह हुआ था।
यहाँ थोड़ी देर पहले मैंने बताया इनकी पत्नी का नाम था जानकी अम्मल। इन जानकी अम्मल से इनका विवाह 1909 में हुआ और विवाह के उपरांत ही कुछ समय तक वो बीमार भी रहे। तकरीबन 1910 में उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई और उसके बाद उनका इलाज हुआ और वो फिर ठीक भी हो गए। और इसी समय 1910 में ही इनकी मुलाकात जो है या इनको पहचान जो है, जो आज हम इनको पहचान पा रहे हैं, उस पहचान में एक जो सबसे बड़ा हाथ है जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है वी रामास्वामी अय्यर। वी रामास्वामी अय्यर ये कौन थे? ये इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना करी थी और इन्होंने ही सबसे पहले इनके कार्यों को पहचाना था। अब आप कहेंगे सर ये आप 1910 में इन्होंने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया होगा? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, छोटी उम्र में ही ये इन्होंने जो मैथ्स के प्रमेय हुआ करती हैं, थ्योरम्स हुआ करती हैं, ये खुद थ्योरम बनाते थे। जहां बड़ी क्लास के बच्चे विश्व के दूसरे गणितज्ञों के थ्योरम्स को समझने का प्रयास कर रहे होते थे, हाई स्कूल इंटर या बीए बीएससी या फिर दूसरे जो वर्ग के बच्चे थे जो बड़े गणितज्ञों के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जहां सोचा करते थे, वहां ये 13 साल की उम्र में अपनी प्रमेय खुद बनाते थे और वो इन बच्चों को सॉल्व करने के लिए जब दिया जाए तो कभी कर ही नहीं पाते थे। इनफैक्ट इन्होंने उन सारे गणितज्ञों के क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व कर लिए थे। तो इस सब चीज़ों की पहचान, उसके लिए उन्होंने, भाई कॉपी किताब थी नहीं, मैंने पहले ही बताया कि परिवार से बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति मतलब अच्छी नहीं थी, तो ये इनके पास में 2-3 मतलब रफ कॉपी टाइप की चीज़ हुआ करती थी, उसी में अपनी प्रमेय लिखते थे, जिसकी भाषा सिर्फ इन्हें ही समझ में आती थी। उसके बाद किसी को समझ में आई तो इन्हें समझ में आई और फिर इन्होंने इनको पहचान दिलाने का प्रयास किया। तो इनके जो लेख थे, इनके लेख फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलते हैं जनरल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में। ठीक है, तो जनरल ऑफ द इंडियन, ये जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी जिसकी स्थापना यहाँ पर हो रही है, इसी का जनरल जो है वो प्रकाशित हुआ और उसमें जो है इनके लेख इनके द्वारा प्रकाशित किए गए। तब उनको एक नाम मिला, मतलब एक बढ़िया जो पहचान हो सकती थी, ठीक ठाक वो पहचान मिली। और इसी के चलते आगे चल करके 1912 में इनको एक जॉब मिली, एक नौकरी मिली, जिससे इनकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकी। और ये जॉब उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एज अ अकाउंटिंग क्लर्क जॉब ज्वाइन की थी। उस समय ये कोई खास रेपुटेशन वाली जॉब नहीं थी, लेकिन फिर भी एक अच्छी ठीक ठाक इससे कमाई इनकी हो जाती थी। बावजूद उसके भी ये काम के दौरान भी गणित में ही डूबे रहते थे। इसका परिणाम ये होता था कि जो इनके एम्प्लॉयर थे वो इनसे खुश नहीं रहते थे और कई बार इन्हें ताने दिए जाते थे। बहरहाल इन सब चीज़ों को सीखने से आपको ये समझ में आता है कि जब आप गरीब पैदा होते हैं, जब आप संसाधन रहित दुनिया में आते हैं और रहते हैं, तब भी आप अपनी प्रतिभा के ऊपर पूर्णतः विश्वास रख सकते हैं, अपने कर्मों पर, अपने सिद्धांतों पर पूर्ण विश्वास रख सकते हैं। और निश्चित तौर से ये विश्वास दिलाया जा सकता है कि जब इस दुनिया में रामानुजन होगा तो कोई ना कोई आपको वी रामास्वामी अय्यर भी मिलेगा। ठीक है, तो उस पर विश्वास हमें रखना होगा। बहरहाल अब इनके जीवन का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जिनसे भारत में जो इनकी पहचान थी, लोकल्स में जो इनकी पहचान थी, उसको वर्ल्ड में पहचान मिलने का जो अवसर मिल रहा है वो इसी से मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने ही इनके जो लेटर्स हैं, इनके जो लेटर या इनके लिखे गए जो लेख हैं उसको लंदन भेज दिया। और लंदन में उस समय के सबसे बड़े जो गणितज्ञ थे उनका नाम था गॉफरेड एच हार्डी, या फिर आप इनको GH हार्डी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो GH हार्डी हैं, ये GH हार्डी एक दिन जो है ट्रिनिटी कॉलेज में उपदेश के लिए गए हुए थे या किसी लेक्चर के लिए गए हुए थे, ट्रिनिटी कैम्ब्रिज कॉलेज लंदन। तो क्योंकि ये बहुत ही जाने माने मैथमेटिशियन थे, तो इनके पास में अक्सर तमाम सारे लोगों के थेसिस वर्क्स और दूसरे प्रकार के लेटर्स वगैरह आया करते थे कि आप सर एक बार देख लीजिए। तो बहुत सारे लेटर्स आते थे, लेकिन एक दिन इनके टेबल पे एक इंडियन लेटर पहुंचा और जब उन्होंने उस इंडियन लेटर को खोला तो उसमें अनेकों प्रकार की थ्योरम्स, न सिर्फ उस समय के तत्कालीन मैथमेटिशियंस की थ्योरम, जो फेमस मैथमेटिशियंस थे उनकी थ्योरम्स को न सिर्फ सॉल्व किया गया था, बल्कि कई प्रकार की थ्योरम्स उसमें खुद की डेवलप करके डाली गई थी, जो कि इस विश्व प्रसिद्ध नंबर 1 गणितज्ञ के भी पल्ले नहीं पड़ी। उसे ये समझ में आया कि किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, शायद ऊट पटांग की चीजें लिख करके भेज दी हैं, और उस लेटर को वो वहीं पर छोड़ करके चले गए। लेकिन ऐसा होता है कई बार कि जब आपको इस तरीके की चीजें परेशान करती हैं तो पूरा दिन फिर आपका उसी में बीत जाता है। हार्डी पूरे दिन उस लेटर के बारे में सोचते रहे और जब उन्होंने अपने जो अटेंडेंट थे, जो उनके साथ में थे, जिनका नाम था लिटिलवुड,
उनको इसके बारे में बताया तो हार्डी और लिटिलवुड ने शाम को फिर से उस लेटर को खोला और फिर से गौर करने पर उन्हें पता चला कि ये विशेष किसी प्रकार की कृति है, गणितीय कृति है और इसको करने वाले को हमें एक बार बुलाना चाहिए। और यहीं से लाइफ चेंज हो गई। लाइफ चेंज इस प्रकार से हुई कि इन्हीं के बुलावे पर इंग्लैंड इन्हें जाना पड़ा या बुलाया गया और 1914 में इन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। इनके कार्यों से हार्डी इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने हर कदम, मतलब जो इनकी पढ़ाई छूट गई थी, जैसे मैंने बताया कि 1912 के आसपास ये नौकरी करने लगे थे, कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया, वहाँ फेल हो गए, गणित छोड़कर किसी चीज़ में पास ही नहीं होते थे, तो ओवरऑल आपको सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता था। तो वो जो अधूरी आगे की जो पढ़ाई छूट गई थी उसको पूरी करने की जिम्मेदारी हार्डी ने उठाई, जो कि एक ब्रिटिशर थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाई और इसी के परिणाम स्वरूप 1916 में उन्होंने मैथमेटिक्स से ही बीएससी क्वालिफाई किया। 1917 में लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में इनको जगह दी गई। तो ये वो जगहें हैं जिनके लिए व्यक्ति उस समय जीवन भर प्रयास करता था, कभी उसको वहां पर जाने के मतलब एक सपना ही बन करके न जाने कितने गणतज्ञों का रह जाता था और ये आसानी से उसे क्रैक करते चले जा रहे थे। बहरहाल इसी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से उन्होंने फेलोशिप भी प्राप्त की और ऐसी फेलोशिप प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो थे उनका नाम श्रीनिवास रामानुजन था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यदि अगर ऐसे करेक्टर के बारे में अगर हम पहचाने और उसके बाद उसके जन्मदिन को गणित दिवस के रूप में मनाएं तो ये एक न्यायपूर्ण कार्य ही है उनके प्रति। अब हम उनके कुछ वर्क्स यानी उनके कार्य के ऊपर गौर कर लेते हैं। सामान्यतः जब आप गणित के स्टूडेंट नहीं होते हैं तो ये कार्य आपके लिए महत्वहीन से दिखाई देते हैं, परंतु जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं तो आपको ये वर्क्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। ये तमाम सारे वो वर्क हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं गिना देता हूँ आपके। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, रीमैन श्रृंखला, द्विवृत्तीय समाकलन, हाइपर ज्यामितीय श्रृंखला और जेटा फंक्शन, ये सारे वो चीजें हैं जिस पर इनका कमांड था, खुद इन्होंने लेख लिखे थे। रामानुजन सुमेन स्टेशन, इंग्लैंड में कई सारी चीजों की इन्होंने खोज करी। 5 साल ही इंग्लैंड में रहे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1914 में लंदन गए थे और 1919 में वहां से ये वापस आ गए। ठीक है, तो तकरीबन 5 साल वहां रहे और उसी 5 साल में ये इतने सारे वर्क कर रहे हैं। आप समझिए, ये वो 5 साल हैं जिसकी वजह से आज हम गणित दिवस मना रहे हैं। बहुत सारी खोज की, मुख्य रूप से संख्याओं के विभाजन में। अब संख्याओं के विभाजन में जैसे कि आप देख सकते हैं विभिन्न तरीकों से एक सकारात्मक पूर्णांक को सकारात्मक पूर्णांक के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये थ्योरी भी उन्होंने दी। जैसे जब हम बोलें कि मैथ्स में 4 को कई तरीके से लिख सकते हैं आप। 4 को आप 4 भी लिख सकते हैं, 4 को आप 3+1 भी लिख सकते हैं, 4 को आप 2+1+1 भी लिख सकते हैं, 4 को आप 1+1+1+1। तो ये आप पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनसे मिलाकर के एक ही पॉजिटिव नंबर को कई तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसके मतलब जब आप मैथ्स की बात करते हैं तो यहाँ पर थ्योरम्स काम आती हैं, तो उस तरीके की थ्योरम्स को यहाँ पर ये प्रूफ कर रहे होते हैं। 2 मई सन 1918 को इन्हें लंदन के रॉयल सोसाइटी में एंट्री करने का मौका मिला था। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया और इसके बारे में बताया कि अक्टूबर 1918 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के फेलो में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। यहाँ कुछ चीजें और भी हैं जो उनके वर्क को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे आप देख सकते हैं लैंड्यू रामानुजन कांस्टेंट, मॉक थीटा फंक्शंस, रामानुजन कंजक्शंस, और ज्यादातर जो इनके वर्क्स हैं उनके नाम के आगे रामानुजन शब्द लग जाता है क्योंकि इन्होंने इसका कह सकते हैं कि प्रयोग किया था, शुरुआत की थी। जैसे रामानुजन प्राइम, रामानुजन सोलर कांस्टेंट, रामानुजन थीटा फंक्शन, रामानुजन सम, रोजर्स रामानुजन आइडेंटिटीज, रामानुजन मास्टर थ्योरम एंड रामानुजन स्टैटोस्टडीज। इन सब चीजों के लिए नहीं जाना था। ये डिफरेंट वर्क्स हैं जो आपको पहले मैंने हिंदी में दिखाए थे, अब यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हुए। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक संख्या है जिसे आप टैक्सी कैब नंबर कहते हैं और ये टैक्सी कैब नंबर जो है वो रामानुजन जी के कैरेक्टर से या उनके व्यक्तित्व से बहुत ठीक तरीके से जुड़ी हुई है। जब ये लंदन गए तो वहां पर भी ये बीमार पड़ गए। अब देखिए, आप सोच रहे हैं कि शुरुआत में ही बीमार पड़ रहे हैं, लंदन में भी बीमार पड़ रहे हैं,
और लास्ट में आप देखेंगे कि एट एज ऑफ 32 ये बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो गई, महज 32 वर्ष में। और के पीछे जो एक कारण बताया जाता है, तो उसके पीछे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है? बीमार हो गए थे, इसका रीजन ये था कि अपना ख्याल ही नहीं रखते थे। मैथ में ये व्यक्ति इतना डूबा रहता था कि इसे कुछ भी ख्याल ही नहीं रहता था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बीमारी का कारण यही था। बहरहाल इस मुद्दे को छोड़ करके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको मैं बता रहा हूं। लंदन में जब वो बीमार हुए तो जो हर्डी, जो इनके साथ जिन्होंने पूरा साथ दिया था 5 साल, जिन्होंने इनकी पहचान करी, वो इनको इलाज कराने के लिए टैक्सी में लेकर के जा रहे थे। उस टैक्सी का नंबर था 1729। और हार्डी उनसे बोले कि बड़ी ही बोरिंग कार है ये, बिल्कुल बोरिंग है क्योंकि इसका नंबर बड़ा बोरिंग है 1729। उस समय ये व्यक्ति बीमार है और ये जवाब दे रहे हैं हार्डी को, नहीं ये बोरिंग नंबर नहीं है, इनफैक्ट ये सबसे इंटरेस्टिंग नंबर है मैथ्स का। बोले कैसे? उन्होंने बोला कि 1729 ये एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसे आप दो संख्याओं के घन के तौर पर, क्यूब के तौर पर दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप इसे 10 का क्यूब प्लस 9 के क्यूब के तौर पर देख सकते हैं। 10 and 9 का क्यूब, 10 का क्यूब हो गया 1000 और 9 का क्यूब हो गया 729। एक तरीका उन्होंने ये बताया। और दूसरा इसी में था, ये तो एक तरीका हो गया, दूसरा एक तरीका था 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। इसको भी अगर आप करेंगे तो 1729 आएगा। 1728 ये आपका 12 का क्यूब हो गया और 1 का क्यूब 1, इसको भी आप ऐड करेंगे तो 1729 आएगा। ये वो उस समय बता रहे हैं जिस समय उनकी तबीयत खराब है, मतलब इलाज के लिए जा रहे हैं रास्ते में, और जिसे उनके महान साथी गणितज्ञ एक बकवास या बोरिंग नंबर बताते हुए प्रकट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके का ये इकलौता नंबर नहीं है, ये तो सबसे छोटा नंबर है जो इस तरीके से लिखा जा सकता है। दो अलग अलग तरीकों की संख्याओं के दो अलग अलग तरीकों से घन करके लिख सकते हैं। इसी तरीके के दूसरे नंबर्स भी उन्होंने बताए, 4104, 30, 312 एंड 2638 और 40030। इस तरीके के नंबर्स को भी इसी प्रकार के सेट्स में प्रकट किया जा सकता है। तो ये जो नंबर है ना, इन नंबर्स को हम लोग टैक्सी कैब नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में, क्योंकि ये टैक्सी में या टैक्सी कैब में बताया गया था, इस वजह से इसको टैक्सी कैब नंबर कहा जाता है। और ये रामानुजन जी के द्वारा बताया गया। तो आई होप कि काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें भी आपको मिल रही होंगी। बट अब समय आ रहा है इस महान व्यक्तित्व के अंत की कहानी समझने का। 1917 में इन्हें घातक बीमारी लगी, ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे आप क्षय रोग भी बोलते हैं। ठीक है, टीबी भी शॉर्ट में आप इसे टीबी बोलते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस नाम की इनको बीमारी हुई और किसी तरीके से अच्छा इलाज होने के बाद 1918 में ये फिर ठीक हो गए, मतलब इनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। और इंग्लैंड की सर्दी की वजह से ये अपना ख्याल नहीं रख पाते थे सेहत का, और फिर उन्हें ये लगा कि अब जब मैं ठीक हो गया हूं तो मुझे लगता है कि अब मुझे जो काम करना था मैंने कर लिया है, मुझे भारत वापस जाना चाहिए। 1919 में ये व्यक्ति भारत आ गए और 1919 में भारत आने के पश्चात उसी एक साल के भीतर ही 26 अप्रैल सन 1920 को 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण यही गंभीर बीमारी का फिर से उभर आना था। तो ये थी पूरे जीवन की कहानी इस परम व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की। ठीक है, पर इनके बारे में थोड़ी और चीजें जान लेते हैं। तो अब आप जस्टिफाई कर पा रहे होंगे कि इनके नाम पे हमने गणित दिवस रखा है, तो ठीक है, पर इसके बारे में भी जान लेते हैं कि गणित दिवस की उत्पत्ति कैसे हो रही। 2012 में तत्कालीन जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, इन्होंने इनके वर्क्स को रिकॉग्नाइज करते हुए इस दिन को मनाना शुरू करने की घोषणा करी थी। तो 2012 से हम राष्ट्रीय गणित दिवस मना रहे हैं। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गणित दिवस क्या हम हमेशा से मना रहे हैं, तो ये वर्ष 2012 से मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय से मनाया जा रहा है, तब से लगातार मनाया जा रहा है। हालांकि इनके नाम से कई सारे डाक टिकट जो हैं वो भी प्रकट किए गए थे या जारी किए गए हैं, अलग अलग मात्रा के 500, 400, 15 पैसे अलग अलग। तो जैसे आप एक डाक टिकट यहाँ देख सकते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर 2010 में इसको जारी किया गया था। 2017 में इनके कामों को पहचान दिलाने के लिए एक
रामानुजन मठ पार्क को एस्टेब्लिश किया गया था कुप्पम, जो कि चित्तूर में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में स्थित है। 2017 में ये पार्क भी बनवाया गया, जो कि इनकी मेमोरी या इनके मेमोरियल में बनवाया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 की। अक्सर जब किसी दिवस को हम मनाते हैं तो उसके पीछे कोई थीम रखते हैं, परंतु इस बार राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 जो है, अगर हम वर्ष 2022 की बात करते हैं तो इसकी कोई थीम नहीं है, कोई थीम नहीं है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, कोई थीम नहीं है इस बार 2022 के लिए, कोई थीम नहीं है। ये दिवस हम गणित के महत्व को समझने, रामानुजन जी को और उनके कार्यों को याद करने इत्यादि जैसी चीजों और गणित में और अधिक अनुसंधान करने को प्रेरित करने के अवसर के तौर पर मनाते हैं। इसके अलावा इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए तमाम सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस वगैरह में मैथ्स ओलंपियाड का भी आयोजन वगैरह किया जाता है। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा। तमाम सारे शैक्षिक कार्यक्रम जो है इसमें होते हैं, जिनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी दिन 2005 से रामानुजन पुरस्कार घोषित किए जाने की बात होती है। तो रामानुजन पुरस्कार वर्ष 2005 से घोषित किए जाते हैं। अब क्योंकि ये रामानुजन के नाम से हैं, तो स्वाभाविक सी बात है ये गणित के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये किनको दिया जा रहा है? विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों को। और यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है, ऐसा थीम इसलिए भी रखा गया है क्योंकि आपको मालूम है कि ये भी युवा ही थे जब इस दुनिया को इन्होंने अलविदा कह दिया, और उससे पहले वो जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन वृद्धावस्था तक गुजार देते हैं, तो जो उन्हें पाना होता है उन्होंने युवावस्था में ही पा लिया। ऐसी अद्वितीय प्रतिभा यदि अगर किसी दूसरे युवा प्रतिभाशाली गणितज्ञ में दिखती है तो उसे पुरस्कृत करने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है प्रतिवर्ष। इस पुरस्कार को आयोजित कौन करता है? अगर उसकी हम बात करें तो इस पुरस्कार को आयोजित करता है आईसीटीपी। आईसीटीपी क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर द थियोरेटिकल फिजिक्स, और इसे हम अब्दुल सलेम अवार्ड के रूप में भी जानते हैं, द अब्दुल सलेम इंटरनेशनल सेंटर ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स। इस पुरस्कार में आईसीटीपी द्वारा भारत सरकार के डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और आईएमयू यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन, अंतरराष्ट्रीय गणित संघ जो है, उसके द्वारा संयुक्त रूप से इसको प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार। और एक और पुरस्कार है जो हमें ध्यान रखना है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। अब देखिए, ये दूसरा पुरस्कार है, ये सिर्फ रामानुजन पुरस्कार है जो इनके सहयोग से प्रदान किया जाता है, आईसीटीपी, डीएसटी और आईएमयू के। और एक पुरस्कार और है, शस्त्र पुरस्कार है, जो कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 के तौर पर जाना है। इस बार ये पुरस्कार दिया गया है यूकिंग तांग को, जो कि सहायक प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की। ठीक है, इनको प्रदान किया गया, आप इनकी तस्वीर यहां देख सकते हैं। और ये जो शस्त्र है ये एक संस्था है, अनुसंधान केंद्र है, जिसका नाम आप यहां पर देख पा रहे होंगे, या उसको मैंने यहां पर हिंदी में भी लिख दिया हुआ है, शनघुमा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी, जिसे आप शस्त्र के नाम पर जानते हैं। ये देख सकते हैं, शनघुमा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी, राइट। तो इसको हम लोग शस्त्र के नाम पर जानते हैं। इनके द्वारा स्थापित किया गया वर्ष 2005 में, और 2005 से ये भी चल रहा है। गणित के उत्कृष्ट योगदान वाले 32 वर्षों से कम आयु के व्यक्तियों, यानी ये भी युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। इसकी इनामी राशि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें व्यक्तियों को पुरस्कार के तहत 10,000 अमेरिकन डॉलर नगद राशि के तौर पर दी जाती है, यूएस डॉलर। ठीक है, तो ये है इनके द्वारा या इनके नाम के माध्यम से दिए जाने वाले, गणितज्ञों को दिए जाने वाले अवार्ड्स की। ये पहचानिए जरा तस्वीर को। यहाँ एक किताब है जिसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। आप लोगों ने पाई का नाम सुना होगा, पाई, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन। ये किताब लिखी गई थी रॉबर्ट किनेगल के द्वारा, और ये किताब में जो इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी वगैरह में जो रिसर्च वर्क किए थे उन सारे, और वहां लंदन जाने से पहले जो इन्होंने वर्क किए थे, उन सब का कलेक्शन किया गया है। तो ये जो रॉबर्ट केनिगल की जो बुक है, इसी बुक पर एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इसी बुक के नाम से इस फिल्म का नाम है। और ये फिल्म जो है, इसमें जिस ब्रिटिश इंडियन एक्टर ने काम किया था उनका नाम था देव पटेल। आप इन्हें देख सकते हैं, ये हैं देव पटेल जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देव पटेल ने ये वर्क किया था। 2015 में ये फिल्म जो है, 2015 में ये फिल्म बनी थी।
और इसी वजह से इस पे आधारित एक प्रश्न भी 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। तो आई होप कि आपको ये सारे महत्व के जो प्रश्न है वो समझ में आए होंगे। अब बारी है आज के प्रश्न की, और आज का प्रश्न स्पष्ट रूप से आपके समक्ष है। प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष से राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जा रहा है? आपके ऑप्शंस है 2011, 2013, 2012 या फिर 2020। और अगला प्रश्न है जो कि ऑलरेडी 2016 में पूछा जा चुका है, ये है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक एक हालिया फिल्म किसकी जीवनी पर आधारित है? एस रामानुजन, एस चंद्रशेखर, एस एन बोस या सी वी रमन। और मैं आप सभी व्यूअर से ये उम्मीद कर सकता हूं इतना बताने के पश्चात कि आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर ठीक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देंगे। और इस महत्वपूर्ण जो लेक्चर की PDF है, यदि अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे हमारे इस टेलीग्राम से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं, विरत दुबे 01। इसके अलावा आप अपने विचार या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो सोशल मीडिया में आप हमारे साथ व्यक्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात करेंगे अगले किसी मुद्दे की बात में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।